माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय जी। आखिरकार एक लंबी कसरत के बाद उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने सामान्य नागरिक आचार संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, शॉर्ट में यूसीसी का बिल विधानसभा में पेश कर दिया है। यूसीसी बिल में शादी, तलाक, लिव इन और उत्तराधिकारी को लेकर कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने यूसीसी का बिल विधानसभा के पटल पर रख दिया है, लेकिन इसमें कुछ बिंदुओं को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या यूसीसी सब पर लागू होगा? छोटे में जवाब है नहीं, ये सब पर लागू नहीं होगा। जिन पर ये लागू नहीं होगा उन्हें इससे बाहर रखने की वजह आखिर है क्या? सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अलग अलग धर्म के लोग अपने रीति रिवाज के मुताबिक विवाह कर पाएंगे या नहीं। एक कंफ्यूजन इसको लेकर भी है कि जो लोग नौकरी या दूसरे रोजगार के लिए उत्तराखंड से बाहर हैं, क्या उन पर भी यूसीसी लागू होगा? सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ ये उत्तराखंड के मूल निवासियों पर लागू होगा या फिर उत्तराखंड में रह रहे हर व्यक्ति पर। इसके अलावा ये भी पूछा जा रहा है कि दूसरे राज्य से विवाह करके जो महिलाएं उत्तराखंड आई हैं, क्या उन्हें भी इस कानून से फायदा मिलेगा? तो इस रिपोर्ट में हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की हर एक बात तो बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही आपके हर कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। उत्तराखंड के लिए यूसीसी बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसकी हर एक डिटेल इस रिपोर्ट में। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने के बाद ये उन सभी लोगों पर लागू होगा जो राज्य में मूल और स्थायी निवासी हैं। ये उन पर भी लागू होगा जो राज्य सरकार या उसके किसी उपक्रम में स्थायी कर्मचारी या फिर राज्य की सीमा में तैनात है, यानी कि उत्तराखंड राज्य में कार्यरत है। ये उन लोगों में भी शामिल होगा जो राज्य में केंद्र या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। इसके साथ ही राज्य में राज्य या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले व्यक्तियों में भी ये कानून लागू होगा। इसके अलावा इस कानून के दायरे में वो सब लोग आएंगे जो कम से कम 1 साल से राज्य में निवास कर रहे हैं। विधेयक में साफ किया गया है कि ये हर जाति और धर्म के व्यक्ति पर लागू होगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो उठ रहा है वो ये है कि क्या उत्तराखंड के लोग जो रोजगार के लिए राज्य से बाहर रह रहे हैं, क्या उन पर भी ये लागू होता है? तो जवाब है हाँ। बीजेपी के हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने इस पर स्थिति साफ करते हुए कहा है कि उत्तराखंड मूल का निवासी चाहे देश के किसी भी कोने में नौकरी कर रहा हो या फिर कारोबार कर रहा हो, लेकिन वो इस कानून के दायरे में आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा। इन जनजातियों को इससे अलग रखने की एक बड़ी वजह जो नजर आती है वो ये है कि इनकी जीवन का तरीका, इनकी परंपराएं और रहन सहन काफी अलग है। पिछले काफी वक्त से ये आशंका जताई जा रही थी कि अगर यूसीसी आएगा तो इन जनजातियों के साथ जाति हो सकती है, क्योंकि इनकी जीवन शैली काफी अलग होती है। राज्य सरकार ने एसटी को इससे बाहर रखकर सभी आशंकाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में पेश किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। छोटे में समझे तो यह बिल विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दों पर प्रमुखता से बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुताबिक विवाह संबंध सिर्फ महिला और पुरुष के बीच ही हो सकता है, यानी कि इसमें एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के विवाह संबंधों की बात को बाहर रखा गया है। विवाह के लिए जरूरी है कि शादी के वक्त दूल्हे की कोई जीवित पत्नी ना हो और ना ही दुल्हन का कोई जीवित पति हो, यानी कि इसमें बहु प्रथा पर रोक लगा दी गई है और ये नियम हर धर्म के लोगों पर लागू है। प्रतिबंधित रिश्तों के बीच विवाह की अनुमति नहीं है, यानी कि माता पिता दादा दादी के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के साथ शादी नहीं की जा सकती। इसके साथ ही ये तय किया गया है कि विवाह के समय पुरुष की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और स्त्री उम्र का 18वां साल पूरा कर चुकी हो। अलग अलग धर्म के लोग अपने रीति रिवाजों के मुताबिक विवाह कर सकते हैं, यानी कि इसमें धार्मिक और सामाजिक विधि विधानों को छेड़ा नहीं गया है। लोग अपने मान्यताओं के अनुसार विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसे कि सप्तपदी, आशीर्वाद, निगाह, होली यूनियन और अनंत करूज जैसी विवाह की परंपराएं। लेकिन विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, फिर चाहे आप किसी भी धर्म के हिसाब से शादी करें। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपका विवाह अवैध माना जाएगा, लेकिन आपको दंड जरूर देना पड़ सकता है। यूसीसी के नियमों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन शादी के 60 दिन के भीतर ही होना अनिवार्य है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना होगा।
वहीं मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर आपने कोई गलत जानकारी दी है तो आपको 25,000 रुपए का फाइन और इसके साथ ही 3 महीने की जेल भी हो सकती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी देने के लिए एक पोर्टल बनेगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी रजिस्ट्रेशन का होना एक अनिवार्य शर्त है। विवाह और विवाह विच्छेद का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। कोई भी विवाह कोर्ट ऑर्डर के बिना खत्म नहीं हो सकता। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। एक विवाह के दौरान जो नियम और शर्त तय की गई थी, अगर उसका उल्लंघन किया गया तो ऐसे में 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में तलाक के नियम भी तय कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक संबंधित कोर्ट यानी कि फैमिली कोर्ट में ही तलाक के लिए अर्जी दाखिल की जा सकती है। तलाक की अर्जी दाखिल करने के 60 दिन के भीतर ही हुक्मनामा जारी हो जाना चाहिए। तलाक की स्थिति में महिला और पुरुष दोनों ही गुजारा भत्ता के हकदार होंगे। अगर फैमिली कोर्ट के फैसले पर आम सहमति नहीं बन पाती तो दंपति हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर सकते हैं। असहमति से धर्म परिवर्तन होने पर पीड़ित पक्ष तलाक लेने और गुजारा भत्ता की मांग के हकदार होंगे। अब तलाक के बाद दोबारा उसी पुरुष या फिर किसी अन्य पुरुष से विवाह करने के लिए महिला को किसी भी प्रकार की शर्तों में नहीं बांधा जा सकता। यदि ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों ही प्रावधान लागू हो सकते हैं। डाइवोर्स का ग्राउंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी बनाया गया है और ऐसा पहली बार किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम कड़े कर दिए गए हैं। सभी लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। लिव इन में रहने के लिए जरूरी है कि लड़की की उम्र कम से कम 18 हो। इसके साथ ही अगर 21 से कम उम्र का लड़का लड़की लिव इन में रहना चाहते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य ही होगा। इसके साथ ही उसकी जानकारी उन्हें अपने माता पिता को भी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और 3 महीने की जेल भी हो सकती है या फिर दोनों। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के यहाँ होगा। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को भी जायज माना जाएगा। पुरुष पार्टनर को जैविक पिता की तरह बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी संभालनी होगी और संपत्ति में भी उन्हें अधिकार देना होगा। एक शादी की तरह ही लिव इन रिलेशनशिप में अलग होना आसान नहीं। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहता है तो उसके लिए उसे एक पूरा फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रार को इसकी जानकारी देनी होगी। अगर रजिस्ट्रार को लगेगा कि संबंध खत्म होने का कारण सही नहीं है या फिर संदिग्ध है तो इसकी जांच वो पुलिस से भी करवा सकता है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे रिश्तों में महिला पार्टनर पुरुष से भरण पोषण की मांग के लिए अदालत में दावा पेश कर सकती है। लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने की शर्त का एक बड़ा फायदा ये है कि इससे ऐसे जोड़ों को कहीं रहने के लिए या फिर किराए में मकान लेने के लिए या अन्य पहचान की आवश्यकताओं पर कोई कानूनी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियमों में ये साफ कर दिया गया है कि माता पिता की संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का ही बराबर का अधिकार होगा। पुत्र की मृत्यु पर उसकी संपत्ति में माता पिता दोनों का ही बराबर का अधिकार होगा। पहले सिर्फ माँ का पुत्र की संपत्ति पर अधिकार होता था। अगर कोई व्यक्ति अपनी विरासत बनाए बिना ही स्वर्ग से धार जाता है तो ऐसे में उसकी संपत्ति पर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का अधिकार होगा। नियम के मुताबिक सभी सदस्यों के बीच बराबर की हिस्सेदारी में संपत्ति को बांटा जाएगा। अगर कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है तो सेकेंड लाइन फैमिली मेंबर्स का अधिकार माना जाएगा। इसमें पिता की तरफ से चचेरे भाई बहन शामिल होंगे। अगर संपत्ति पर दावा करने के लिए इन दोनों में से कोई नहीं है तो दूसरे रिश्तेदार अधिकार जमाने के लिए आगे आ सकते हैं। हालांकि अगर मृतक के दूसरे रिश्तेदार भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में मृतक की संपदा राज्य सरकार के पास चली जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति शब्द को हटाकर संपदा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें व्यक्ति की चल अचल, स्वयं अर्जित, पैतृक या संयुक्त मूर्त अमूर्त इस तरीके की दूसरी संपत्तियों का हिस्सा भी शामिल किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी धर्मों के लिए उत्तराधिकार के समान नियम रखे गए हैं। इससे पहले मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के लिए विरासत के अलग अलग नियम थे, अब सब एक समान होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी बच्चों को दाम्पत्य का बायोलॉजिकल चाइल्ड माना जाएगा, जिसमें नाजायज, सैरोगेसी और टेस्ट ट्यूब द्वारा जनित बच्चे भी शामिल होंगे। यानी कि उन्हें भी माता पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। गोद लेने के अधिकार की बात करें तो अब सभी धर्मों के लोग बच्चे को गोद ले सकेंगे। इससे पहले मुस्लिम समेत कई धर्मों में गोद लेने के नियम काफी सख्त और अलग थे। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में महिलाओं, पुरुषों और सभी धर्मों को एक ही दायरे में रखने की कोशिश की गई है।
इसके नियमों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे बाल विवाह, बहु प्रथा विवाह, हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियों को खत्म किया जाएगा। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधानसभा में आने के बाद से ही इसको लेकर बहस शुरू हो चुकी है। विपक्षी पार्टी इसके कई नियमों पर आपत्ति जता रही है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड का ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होने वाले कानून का आधार बन सकता है। हालांकि रिपोर्ट लिखे जाने तक यूनिफॉर्म सिविल कोड विधानसभा में पारित नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब ये कितना गेम चेंजर साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल सरकार की एक कोशिश जरूर गेम चेंजर साबित हो रही है और वो है देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच फ्लाइट की शुरुआत। अब आप महज 1 घंटे के भीतर देहरादून से पिथौरागढ़ का सफर तय कर पाएंगे। अब वो कैसे होगा, फ्लाइट का शेड्यूल क्या है और कितना किराया होगा, पूरी डिटेल देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अगर आप सार्थक बहस छेड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। हम जरूर इस चर्चा पर शामिल होना चाहेंगे। धन्यवाद।